मूवी की शुरुआत होती है चार्ल्स फॉर्मर से। वह एक स्पेस सूट पहने अपने घोड़े पर गांव में घूम रहा होता है। जब वह घर आता है तो देखता है कि उसकी वाइफ ऑड्री ने पैनकेक्स बनाए हैं, पर उनकी बेटियां सनशाइन और स्टेनली उन्हें खाने से मना कर रही हैं क्योंकि उनका कहना है कि वे जुपिटर जैसे लग रहे हैं जिन पर सर्कल बने हुए हैं। चार्ल्स पूछता है कि उनका बेटा शेफर्ड कहाँ है, तो ऑड्री बोलती है कि वह अभी भी सो रहा है। चार्ल्स जाकर उसे जगाता है। शेफर्ड का रूम पूरा स्पेस थीम्ड होता है। शेफर्ड बताता है कि उसे एक ईमेल आई है किसी आदमी से जो उनके स्पेसशिप के लिए फ्यूल बेच रहा है और वह उससे मिलना चाहता है। पता चलता है कि चार्ल्स पहले एक एयरफोर्स पायलट था और एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग भी कर रहा था, पर उसे यह सब छोड़ना पड़ा क्योंकि उसे अपनी टेक्सास वाली फैमिली रैंच संभालनी थी जब उसके डैड का निधन हो गया था। चाहे चार्ल्स अपनी फैमिली रैंच और छोटे से टाउन में बिजी है, उसका स्पेस जाने का सपना अब भी जिंदा है। उसने अपने बान में एक पुराने रॉकेट और स्पेसशिप का रेप्लिका बना दिया है। बाद में चार्ल्स अपनी वाइफ को उसकी जॉब पर छोड़ने जाता है जो एक कॉफी शॉप में काम करती है। वहां कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि चार्ल्स रॉकेट लॉन्च करना चाहता है कि या तो यह कभी नहीं होगा या फिर रॉकेट ब्लास्ट हो जाएगा, पर ऑड्री उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेती। दूसरी तरफ चार्ल्स अपनी बेटी की क्लास में जाकर अपने स्पेस सूट के बारे में बात करता है, पर क्लास के बाद टीचर बोलती है कि चार्ल्स एक बहुत अच्छा पिता है जो बच्चों की इमेजिनेशन को बढ़ावा देने के लिए क्लाउन बनने से नहीं डरता। बहुत सारे माता पिता तो बस असली क्लाउन बन जाते हैं, पर तुमने स्टैंडर्ड हाई सेट कर दिया है। इसके बाद चार्ल्स उस आदमी से मिलता है जिससे शेफर्ड ने ऑनलाइन संपर्क किया था। वह आदमी उन्हें फ्यूल बेचने के लिए तैयार होता है। चार्ल्स उससे 10,000 पाउंड फ्यूल मंगाने को बोलता है जो उस आदमी को चौंका देता है। तुम सच में रॉकेट लॉन्च करने का प्लान बना रहे हो? पर बाद में पता चलता है कि फ्यूल की कीमत और डिलीवरी बहुत महंगी पड़ेगी और चार्ल्स के पास उतने पैसे नहीं होते, तो वह बैंक जाता है लोन लेने, पर बैंकर जो उसका पुराना दोस्त भी है मना कर देता है। लोग यहाँ तुम्हें पागल समझते हैं। तुम्हारा रॉकेट शिप कमाल का है, पर एक दोस्त होने के नाते मुझे तुमसे आंखों में आंखें डालकर कहना पड़ेगा कि शायद तुम्हें अब यह छोड़ देना चाहिए। चार्ल्स पहले से ही लोन में डूबा हुआ है और अगर जल्द ही पैसे नहीं चुकाए तो बैंक उनका फार्म ले लेगा। उसका आधा लोन तो उसके डैड से ही मिला था जो उसने अपनी रैंच के साथ इनहेरिट किया। रात को डिनर के समय उसकी बेटियां भी स्पेस और सपनों के बारे में बात करती हैं और सब मिलकर प्रेयर करते हैं। बाद में चार्ल्स अपनी बेटियों को स्पेसशिप के अंदर ले जाता है और उन्हें तारे दिखाकर स्पेस के बारे में समझाता है। रात को ऑड्री नोटिस करती है कि चार्ल्स की वेडिंग रिंग खो गई है। चार्ल्स बोलता है कि उसने कहीं कैप्सूल में रख दी थी। सुबह ऑड्री का पिता हाल उनके घर आता है। चार्ल्स उसे अपने रॉकेट का प्रोग्रेस दिखाता है। हाल भी चार्ल्स को सपोर्ट करता है, पर तभी एक मेलमैन आता है और चार्ल्स को बैंक का एक लेटर देता है। लेटर में लिखा होता है कि अगर उसने 30 दिनों के अंदर अपना लोन क्लियर नहीं किया तो उसका घर चला जाएगा। इससे चार्ल्स बहुत गुस्सा हो जाता है और सीधा बैंक जाकर वह लेटर एक ईंट के साथ लपेटकर लोन ऑफिसर अर्नोल्ड के ऑफिस में फेंक देता है। इससे बहुत बड़ी सीन क्रिएट हो जाती है और शेरिफ भी वहां आ जाता है। बाद में चार्ल्स को जज के सामने ले जाया जाता है। अर्नोल्ड जज को वह ईंट दिखाता है जो उस पर फेंकी गई थी। जज चार्ल्स को बोलता है, बस सॉरी बोल दो अर्नोल्ड को। सॉरी अर्नोल्ड। अर्नोल्ड के जाने के बाद जज चार्ल्स से अकेले में बात करता है। वह चार्ल्स के बिहेवियर और उसकी मेंटल हेल्थ को लेकर चिंता जताता है। जज उसे एक साइकाइट्रिस्ट से मिलने का ऑर्डर दे देता है, पर पूरे टाउन में एक ही साइकाइट्रिस्ट है, बेथ गुड, जो एक स्कूल में काम करती है और चार्ल्स की एक्स क्लासमेट भी रह चुकी है। जब चार्ल्स वेटिंग रूम में अपनी टर्न का वेट कर रहा होता है, एक बच्चे से छोटी सी बातचीत करता है। लड़के को क्लास में सोते हुए पाया गया था। चार्ल्स बताता है उसने एक खिड़की तोड़ी। फिर साइकाइट्रिस्ट चार्ल्स से बात करती है और बोलती है कि उसको अपने स्पेस वाले सपने भूल जाने चाहिए। उसका कहना है कि चार्ल्स अपनी चाइल्डहुड की प्रॉब्लम से अब तक नहीं निकला और उसे बड़ा हो जाना चाहिए, पर ट्विस्ट ये है कि वह चार्ल्स के साथ फ्लर्ट भी कर रही होती है। चार्ल्स सीधा शेफर्ड की क्लासरूम में जाकर लेसन इंटरप्ट कर देता है। मुझे एक इंजीनियर की जरूरत है, जैसे तुम हो। टीचर क्लास कंटिन्यू करने की कोशिश करती है, पर चार्ल्स बीच में कूदकर बोलता है कि वह अपने बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाने नहीं बल्कि हिस्ट्री बनाना सिखा रहा है। फिर वह सबको घर ले जाता है और अनाउंस करता है कि अब से वह सब उसके स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। थोड़ी देर बाद
ऑन्ड्री अपनी कलीग फिलिस के साथ घर आती है, ये देखने के लिए कि बच्चे स्कूल में क्यों नहीं हैं। चार्ल्स उसको रिलैक्स करने को बोलता है और कहता है कि बच्चे सिर्फ 5 हफ्ते तक स्कूल नहीं जाएंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे, और वैसे भी वे रोज सुबह घर पर क्लास लेंगे और अपने नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो स्कूल जाने के बाद उनका सिलेबस मिस नहीं होगा। पता है शेफर्ड की साइंस टीचर ने उससे क्या बोला कि साइंस सेक्सी नहीं है। FBI को चार्ल्स के रॉकेट फ्यूल खरीदने की कोशिश के बारे में पता चल जाता है तो वे उसके फार्म पर आ जाते हैं। जब वे वेयर हाउस में जाकर चेक करते हैं तो उन्हें चार्ल्स और हाल वहां मिलते हैं। वे हर जगह तलाशी लेते हैं और उसका रॉकेट भी देख लेते हैं जो काफी बड़ा होता है। FBI वाले सब कुछ चेक करने के बाद सोचने लगते हैं कि शायद चार्ल्स सच में स्पेस लॉन्च नहीं बल्कि कुछ और कर रहा है। उन्हें शक होता है कि कहीं वह वॉरहेड तो नहीं बना रहा। हम कैसे मान लें कि तुम एक वॉरहेड नहीं बना रहे, क्योंकि मैं किसी से लड़ नहीं रहा। तो वे फैसला लेते हैं कि जब तक सब कुछ क्लियर नहीं होता चार्ल्स रॉकेट नहीं उड़ा सकता। चार्ल्स अपने वकील से मिलने जाता है। वकील बताता है कि FAA फेडरल एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को एप्लीकेशन 6 महीने पहले भेजी गई थी फ्लाइट प्लान्स और रॉकेट के इलस्ट्रेशन के साथ, पर FAA ने कभी कोई रिप्लाई नहीं दिया। जब चार्ल्स पूछता है कि उसको जवाब क्यों नहीं मिला तो वकील बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में रॉकेट लॉन्च करने वाले हो। अगली सुबह चार्ल्स की स्टोरी पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। टीवी न्यूज और हर भाषा के मीडिया उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। सब लोग एक पूर्व एयर फोर्स ऑफिसर के बारे में बात कर रहे होते हैं जो एयरोस्पेस इंजीनियर भी है। चार्ल्स का वकील कॉल करके बोलता है कि CNN का एक रिपोर्टर उसके प्रोटेक्शन के लिए भेजा गया है ताकि FBI उसके पीछे ना पड़े। अरे यार, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा दोस्त CNN का है। अचानक चार्ल्स सुपर फेमस हो जाता है। पूरे देश में लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। छोटी छोटी शॉप्स उसके नाम का यूज करके कस्टमर्स अट्रैक्ट करने लगती हैं। उसके बार्न के बाहर एक बड़ी लाइन लग जाती है क्योंकि सब लोग उसके रॉकेट को देखना चाहते हैं। FBI भी ये सब देखकर टेंशन में आ जाती है। उनके 2 एजेंट्स चार्ल्स की हर मूवमेंट मॉनिटर करने के लिए असाइन किए जाते हैं। वे इस बात को लेकर चिंता कर रहे होते हैं कि मीडिया के सामने उनकी बदनामी हो सकती है। यार, अब तो हम विलन दिख रहे हैं। तभी एक एजेंट का फोन बजता है। मेरी वाइफ, उसको चार्ल्स का ऑटोग्राफ चाहिए। जो लोग पहले चार्ल्स का मजाक उड़ाते थे अब वे भी उसे सपोर्ट करने लगते हैं। पूरा टाउन चाहता है कि उसका रॉकेट लॉन्च हो। रॉकेट इतना बड़ा होता है कि सब लोग शॉक हो जाते हैं। FAA को अब समझ आता है कि उसकी एप्लीकेशन मजाक नहीं थी। अब वे उसे हर हाल में रोकना चाहते हैं। FAA न्यूज एजेंसियों से मिलकर चार्ल्स और उसकी फैमिली के खिलाफ बुरी बातें लिखवाता है। न्यूज़पेपर वाले लिखने लगते हैं कि चार्ल्स एंटी सोशल है या फिर शायद वह आउटर स्पेस से आया है। ऑन्ड्री चाहती है कि वे सबको सच बताएं, पर चार्ल्स कहता है कि सच कहने से बेहतर है सबको दिखाना। इसलिए पूरी फैमिली एक कार्निवल जाती है और एंजॉय करती है, पर मीडिया उनका पीछा नहीं छोड़ती और हर मूव रिकॉर्ड करती है। तभी चार्ल्स का एक मिलिट्री का पुराना दोस्त कर्नल मास्टरसन वहां आता है। सब साथ डिनर करते हैं और वह ऑन्ड्री की कुकिंग की तारीफ करता है। डिनर के दौरान वह स्पेस मिशंस और शटल फ्लाइंग की बातें शेयर करता है। फिर मजाक मजाक में सब सोचते हैं कि चार्ल्स के रॉकेट का नाम क्या होना चाहिए। सब लोग रॉकेट के लिए अलग अलग नाम सजेस्ट करते हैं। चार्ल्स का एक वर्कर स्पेनिश में लिखता है, डू अदर वुमन, दूसरी औरत। सबको यह नाम पसंद आता है तो वे इसी पर सेटल हो जाते हैं। डिनर के बाद चार्ल्स कर्नल मास्टरसन को अपना रॉकेट और कंट्रोल रूम दिखाता है जो उसने बनाया है। तुमने यह सब बनाया? पर कर्नल को पूरा भरोसा नहीं होता कि यह रॉकेट असल में उड़ भी पाएगा। उसका कहना होता है कि FAA इसे कभी अप्रूव नहीं करेगा। फिर कर्नल एक बड़ा धमाका करता है। वह बोलता है कि अथॉरिटीज एक आम आदमी को स्पेस जाने नहीं देंगे। अपने सपने छोड़ दो चार्ल्स। कर्नल एक ऑफर देता है। ऑफिशियल चैनल्स के जरिए एक गारंटीड स्पेस ट्रिप एक सीट शटल में पक्की है, पर चार्ल्स साफ मना कर देता है। मुझे कोई लिफ्ट नहीं चाहिए, समझे? अब चार्ल्स समझ जाता है कि कर्नल को ऑर्डर मिला है कि वह उसे रॉकेट लॉन्च करने से रोके। कर्नल बताता है कि बड़े लोगों को डर है कि अगर चार्ल्स अपने घर पर बनाया रॉकेट उड़ाने में सफल हो गया तो यह पूरी $1 ट्रिलियन स्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका होगा। अच्छा रॉकेट है वैसे। अब वे लोग चार्ल्स को हर तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। उसके सामने नए नियम और चुनौतियां रख दी जाती हैं। FAA, FBI, CIA, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी
और मिलिट्री के अधिकारी चार्ल्स की एप्लीकेशन को रिव्यू करने के लिए इकट्ठा होते हैं। उनका कहना होता है कि एक सिविलियन इतना बड़ा रॉकेट नहीं बना सकता जो एक वेपन बन सके। तुमने अपना डिजाइन एटलस रॉकेट पर बेस किया है? हाँ सर। तुम जानते हो कि एटलस रॉकेट बैलिस्टिक मिसाइल डिजाइन से इंस्पायर्ड है, तो कैसे यकीन करें कि तुम एक WD एम्ड वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बना रहे? चार्ल्स तुरंत जवाब देता है, अगर मैं एक WDM बना रहा होता तो आप लोग उसे ढूंढ भी नहीं पाते। इस बीच ऑन्ड्री के पास एक और बड़ी दिक्कत आ जाती है। उसके पास चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज की एक महिला आती है और बोलती है, तुम्हारे पति ने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को ब्रेन वॉश कर दिया है, उन्होंने तुम्हें दुनिया से अलग कर दिया है। वह ऑन्ड्री को धमकाती है, अगर तुमने फैमिली का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया तो तुम अपनी पेरेंटल राइट्स खो सकती हो। दूसरी तरफ चार्ल्स एक मोटिवेशनल स्पीच देता है, अगर हमारे सपने नहीं होंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। FIA का हेड कहता है कि वे बैठक के बाद अपना निर्णय बताएंगे, पर बाद में FIA का चीफ चार्ल्स को एक बाथरूम में अकेले पकड़ता है और धमकी देता है, सुन, अगर तूने लॉन्च किया तो US मिलिट्री के मिसाइल्स तुम्हारे रैंच पर होंगे और तुम्हारे शरीर के टुकड़े 5 राज्यों तक बिखर जाएंगे। पर चार्ल्स का वकील यह सब सुन लेता है और उसे समझाता है कि यह सिर्फ एक धमकी है, इनके पास कोई कानून नहीं है जो तुम्हें रोक सके, बस यह तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। चार्ल्स हंसकर कहता है, मुझे तो लगता है कि यह लोग सपने देखने वाले लोगों को मारने में एक्सपर्ट हैं। अगली सुबह ऑन्ड्री ग्रोसरी स्टोर जाती है, वहां सब लोग उसे घूर रहे होते हैं। एक कैशियर उससे पूछती है, सच है तुम्हें अपनी स्टोरी के लिए 1 मिलियन मिले? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वनेसा, ये सब झूठ है। पर जब ऑन्ड्री पेमेंट करती है तो उसका कार्ड डिक्लाइन हो जाता है, उसके पास ग्रोसरी लेने के भी पैसे नहीं बचते। फिर ऑड्री बैंक जाकर देखती है कि उनका घर और फार्म जब्त होने वाला है। रात को ऑन्ड्री और चार्ल्स के बीच बड़ी लड़ाई होती है। ऑन्ड्री उसे आरोप लगाती है कि वह अपनी परेशानियां और लोन छुपा रहा है। तुम बस सब कुछ इग्नोर कर रहे हो चार्ली, तुम्हें फैमिली की कोई फिक्र नहीं है। अगले दिन सब लोग चर्च जाते हैं, जबकि हाल और चार्ल्स एक कार रेस देखने चले जाते हैं। हाल एक दिलचस्प बात बोलता है, मैं एक चीज बताऊं, तुम एक जबरदस्त पिता हो चार्ल्स। तुमने अपनी फैमिली को सिर्फ एक साथ डिनर पर नहीं बिठाया, तुमने उन्हें एक साथ सपने देखना सिखा दिया है। फिर हाल एक और बात कहता है, ये लोग सिर्फ गाड़ियों को एक सर्कल में घुमाने के लिए कितने बड़े विज्ञापन लेते हैं। यह सुनकर चार्ल्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपनी फेम का इस्तेमाल करके कंपनियों को समझाने की कोशिश करता है कि वे उसके रॉकेट पर एडवर्टाइज करें, पर सब मना कर देते हैं। अगर मिशन फेल हो गया तो हमारी कंपनी बदनाम हो जाएगी। रात को चार्ल्स कुछ गिफ्ट्स लेकर घर आता है, जो वही कंपनियां भेजती हैं जो उसे रिजेक्ट कर चुकी थीं। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, हाल की मौत हो जाती है। ऑन्ड्री अपने पिता के गुजरने पर रोती है, पर हाल को शांति से दफनाने के बाद सब वापस अपने काम में लग जाते हैं। चार्ल्स अपने फार्म पर एक अजनबी आदमी को देखता है जो उसके मवेशी गिन रहा होता है। वह आदमी चार्ल्स को बताता है कि वह उसकी जमीन का वैल्यूएशन कर रहा है बैंक के लिए। चार्ल्स FA की तरह उसे धमकाने लगता है, मेरे पास 352 एकड़ की जमीन है, क्या कभी किसी ने इतनी बड़ी जगह पर एक लाश ढूंढने की कोशिश की है? शाम को चार्ल्स के दिमाग में एक नया प्लान आता है, वह खुद का फ्यूल बनाएगा। वह केरोसिन और हाइड्रोजन मिलाने का आइडिया सोचता है। उसका वकील उसे जानकारी देता है कि कमेटी को निर्णय लेने के लिए 60 दिन चाहिए। चार्ल्स गुस्से में बोलता है, मेरे पास 60 दिन नहीं है, क्योंकि बैंक 1 हफ्ते में मेरा फार्म जब्त कर लेगा। वकील समझाता है कि FIA का यही प्लान है। उसी रात ऑन्ड्री और चार्ल्स एक दिल से दिल वाली बात करते हैं कि चार्ल्स के पिता का हमेशा एक फार्म होने का सपना था, यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। पर जब चार्ल्स के डैड को पता चला कि बैंक उनका फार्म छीन लेगा तो उन्होंने एक बहुत ही गलत कदम उठा लिया। अगली सुबह ऑन्ड्री उठती है और देखती है कि चार्ल्स ने एक फेयरवेल लेटर लिखकर छोड़ दिया है। तभी एक जबरदस्त धमाका होता है जो पूरी खिड़कियों को हिला देता है। वह अपने बेटे को बुलाती है और दोनों रॉकेट को हवा में उठते देखते हैं, पर उन्हें नहीं पता होता कि चार्ल्स पहले से ही कॉकपिट में बैठा हुआ है। रॉकेट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरकर साइडवेज स्लाइड करने लगता है। ऑन्ड्री और बच्चे कार में बैठकर फुल स्पीड में चार्ल्स को बचाने के लिए दौड़ते हैं। चार्ल्स बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है, उसके सिर पर गहरी चोटें आती हैं और रॉकेट क्रैश हो जाता है। वह अस्पताल पहुंचता है और ऑन्ड्री रोते हुए कहती है, अब हमें छोड़कर मत जाना,
अब मीडिया और लोग चार्ल्स की कहानी में इंटरेस्टेड नहीं होते, पर FBI के वे 2 एजेंट्स अभी भी उसकी हर मूव मॉनिटर कर रहे होते हैं। FA इस मौके का फायदा उठाकर सबको बताता है। इसी वजह से सिविलियंस को अपने रॉकेट बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कई महीनों बाद जब चार्ल्स रिकवर हो रहा होता है, उसे इस फेल हुए प्रोजेक्ट का भार महसूस होने लगता है। एक दिन वह ऑन्ड्री से कहता है कि रॉकेट के बचे खुचे हिस्सों को जंकयार्ड में ले जाने में मदद करे, पर ऑन्ड्री मना कर देती है। फिर ऑन्ड्री अपने वकील से मिलती है, जो उसे बताता है कि उसके दिवंगत पिता ने परिवार के लिए एक बड़ा एसेट छोड़ रखा था। ऑन्ड्री सीधा बैंक जाने का प्लान बनाती है ताकि सारा लोन चुका सके, पर बैंक मैनेजर एरी उसका मजाक उड़ाता है। तुम्हारे पति ने सबको बेवकूफ बना दिया कि वह स्पेस जाने वाला है। अब हम सब कितने मूर्ख लग रहे हैं। यह सुनकर ऑन्ड्री का दिमाग बदल जाता है। वह सारा पैसा चार्ल्स को दे देती है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे बच्चों के सपनों के लिए भी यह रॉकेट लॉन्च करना चाहते थे। अगर रॉकेट नहीं होगा तो हम सिर्फ एक बिखरा हुआ परिवार बन जाएंगे। फैमिली एक साथ मिलकर रॉकेट को फिर से बनाने लगती है। चार्ल्स अपनी स्पेस ट्रेनिंग भी दोबारा शुरू कर देता है। आखिरकार रॉकेट पूरी तरह तैयार हो जाता है। रॉकेट का नाम रखा जाता है डी ड्रीमर। चार्ल्स ऑन्ड्री से कहता है, चाहे कुछ भी हो, मेरे बच्चे हमेशा याद रखेंगे कि उनका बाप कभी हारा नहीं। अगर मैं मर भी जाता हूं तो भी मुझे यह जानकर सुकून मिलेगा कि मैंने अपना सपना नहीं छोड़ा। अब FBI को पता चलता है कि चार्ल्स फिर से फ्यूल खरीद रहा है। पूरा पुलिस फोर्स उसके फार्म को रोकने के लिए दौड़ता है, पर तभी चार्ल्स अपने परिवार से अलविदा लेता है। FBI एक ट्रक को रोकती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उसमें फ्यूल है, पर जब वे ट्रक खोलते हैं, ये तो सिर्फ चार्ल्स का एक वर्कर है। इस बीच चार्ल्स कॉकपिट में प्रवेश कर चुका होता है। शेफर्ड कंट्रोल रूम में होता है अपनी मां और बहनों के साथ। लॉन्च की तैयारी शुरू होती है। FBI बहुत कोशिश करती है कि रॉकेट लॉन्च होने से पहले वहां पहुंच जाए, पर जब तक वे फार्म पहुंचते हैं, रॉकेट हवा में उड़ चुका होता है। पूरा टाउन और सरकारी अधिकारी चौंक कर रॉकेट को देख रहे होते हैं। सब लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं, यहां तक कि कर्नल मास्टरसन भी इम्प्रेस हो जाता है। सभी न्यूज चैनल बस एक ही चीज चिल्ला रहे होते हैं, चार्ल्स फार्मर ने रॉकेट लॉन्च कर दिया। एक रिपोर्टर हैरानी से कहता है, लॉन्च किया? वह तो स्पेस में जा चुका है। अब चार्ल्स बूस्टर रॉकेट रिलीज करता है। उसका प्लान है कि वह पृथ्वी के 9 चक्कर लगाएगा। चार्ल्स स्पेस में जाकर खुशी के आंसू बहा रहा होता है। उसके सामने एक खूबसूरत नजारा होता है, पर तभी रॉकेट की लाइट्स चली जाती हैं। उसका फैमिली से कम्युनिकेशन कट हो जाता है। FAA का ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है। वह पूरी दुनिया के सामने यह डिनाई कर देता है कि कोई रॉकेट लॉन्च हुआ भी था, पर चार्ल्स की फैमिली बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है। शेफर्ड कैलकुलेट करता है कि अगर चार्ल्स ने जल्दी इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक नहीं किए तो उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। कुछ घंटों बाद चार्ल्स एक अजीब चीज देखता है। उसकी वेडिंग रिंग जीरो ग्रेविटी में तैर रही होती है। उसे तभी एक आइडिया आता है, शायद प्रॉब्लम वहीं कहीं है। वह डिस्कनेक्टेड केबल्स ढूंढता है और उन्हें ठीक कर देता है, और आखिरकार वह वापस शेफर्ड से संपर्क कर पाता है। जब चार्ल्स अपने 9 ऑर्बिट्स पूरे कर लेता है, शेफर्ड को ऑर्डिनेट्स सेट करता है लैंडिंग के लिए। फैमिली लैंडिंग साइट पर जाने के लिए निकल पड़ती है। चार्ल्स सुरक्षित रूप से वापस लैंड करता है। उसकी फैमिली उसे उठाकर घर ले जाती है। एक पॉपुलर अमेरिकन टॉक शो होस्ट चार्ल्स का इंटरव्यू लेता है। यार, जिनको हार्ले चाहिए होती है उनकी तो बीवी भी नहीं देती। तुमने तो पूरा रॉकेट लॉन्च करवा लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये पसंद आया तो सब्सक्राइब करें।